हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आपके सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हैं मई 26 या फिर सितंबर 26, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। क्या तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है? अगर नहीं तो ये वीडियो स्किप कर दो। पर अगर तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है, तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा नहीं है, ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया गया है। इस 1.5 घंटे के वीडियो में मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर का जो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर पा रहा है, ये वीडियो देखने के बाद 10x तक बूस्ट कर जाएगा। बताता हूं कैसे। मैंने ये पीडीएफ फाइल बनाई है। इस पीडीएफ फाइल में मई 24 से लेकर जनवरी 26, जो अभी रिसेंटली एग्जाम कंप्लीट हुए, तक के सारे क्वेश्चंस, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चंस यहां पर पीडीएफ फाइल में कवर किए हैं, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे एमसीक्यू हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूं तो इसका मिनिमम वेटेज 7 to 8 मार्क्स का होता ही है। सितंबर 24 में बल्कि 15 मार्क्स का पूछा गया था, 7 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और 8 मार्क्स का एमसीक्यू। मतलब पक्का पक्का है कि या तो डिस्क्रिप्टिव या तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा। अब होता क्या है, आप भी शायद कैश फ्लो को लेकर अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर रहा है अभी तक, तो शायद आप इसीलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर हमें समझ ही नहीं आता, जब हम इनडायरेक्ट मेथड करते हैं तो ना समझ ही नहीं आता कि कब ऐड करना है कब लेस करना है। कुछ कहीं ऐड करते तो लेस करना भूल जाते हैं। और सर इंडिविजुअली जब एडजस्टमेंट आप समझाते हो ना तो समझ में आता है, पर कंबाइन बेसिस पे जब क्वेश्चन आता है तो हमसे बनता ही नहीं है। और ये प्रॉब्लम सभी बच्चों में नहीं, बट कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में डेफिनेटली आती है। मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी। मुझे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इवन अमेलगमेशन से ज्यादा टफ लगता था, सच बता रहा हूं। और ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो कहते हैं कि सर हमें अमेलगमेशन कैश कंसोलिडेशन जमता है, पर सर कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं जमता। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है, इस वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चंस करवाए हैं आईसीएआई के, जो आईसीआई ने आज तक क्वेश्चंस पूछे हैं। अब ये वीडियो आप सबको देने का रीजन क्या है? ये वीडियो मैंने अपने बैच में रिकॉर्ड किया, रेगुलर बैच में रिकॉर्ड किया, कैश फ्लो स्टेटमेंट के पूरे लेक्चर्स के एंड में सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस करवाने के बाद। रीजन क्या था, जब मैंने इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस करवा लिए तो मुझे दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मिले। कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे, जिनको कैश फ्लो में प्रॉब्लम नहीं हो रही, पर कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थोड़े से हिले हुए हैं, उनको कैश फ्लो टफ लग रहा था। उनको लग रहा था सर समझ ही नहीं आ रहा, कई बार ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा, मतलब कुछ एडजस्टमेंट में हम अटक जाते हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, एक काम करता हूं, इंस्टीट्यूट ने जितने भी क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में पूछे वो मैं एट अ स्ट्रेच एक बार में उनको करवाता हूं। 1.5 घंटे में मैंने उनको ये सारे क्वेश्चंस करवाए एंड दे वर लाइक कि सर ये क्या था, मतलब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लेवल ये है और एग्जाम में लेवल ये, खोदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ, यही एग्जैक्टली चीज उनको जब पता चली क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, दे फेल्ट लाइक कि हाँ सर अब कोई टेंशन नहीं। मतलब जितना टेंशन रिक्वायर्ड है कैश फ्लो में, हम उसका 10x ले रहे हैं, हम उससे ज्यादा ही टेंशन ले रहे हैं। बस मेरा पर्पस यहीं पर है कि वाई माई ओनली रेगुलर बैच स्टूडेंट्स, मेरे सारे स्टूडेंट्स जितने भी यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मुझसे क्लासेस ले रखे हैं कि नहीं ले रखे हैं, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। मेरा इंटेंशन सिंपल है कि ये वीडियो देकर मैं आपको ये रियलाइजेशन करवाऊं कि कैश फ्लो में जितनी तुम टेंशन ले रहे हो उतनी रिक्वायर्ड है नहीं। एक बार मेरे साथ ये पूरा वीडियो कंप्लीट करके देख लो, तो मैं समझ में आ जाएगा कि इंस्टीट्यूट कितना लेवल पूछ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंस्टीट्यूट लेवल बढ़ा नहीं सकता, पर अगर तुमने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए ना और लास्ट में जो मैंने एनालिसिस समझाया है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, मतलब इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा दिन कैश फ्लो के ऊपर इन्वेस्ट करने की जरूरत है नहीं, जितना हम प्लान करते हैं। तो बस वीडियो के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर तुम देखोगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर तुम्हें अच्छा लगे, और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। जरूर ये बताना कि अब तुम्हारा प्रेशर रिलीज हुआ कि नहीं, प्रेशर खत्म हुआ कि नहीं, अगर तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगता था तो।
ठीक है। ये पीडीएफ फाइल, कंप्लीट पीडीएफ फाइल मैंने शेयर कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना और अच्छे से बैठकर देख लेना। मैं जिस टाइम पर ये वीडियो डाल रहा हूं मुझे पता है कि इसके व्यूज बहुत कम आने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो अभी उस टाइम पे डल रहा है जब जनवरी 26 के एग्जाम हो चुके हैं, तो किसी को पढ़ाई से मतलब नहीं है। तो मई 26 वाले बच्चे भी इसको लास्ट में देखेंगे, तो मुझे पता है कि एग्जाम के एक महीने पहले ही ये वीडियो अच्छे से काम करेगा, इसके व्यूज आएंगे। बट कोई बात नहीं, व्यूज के लिए नहीं, बच्चों की भलाई के लिए वीडियो डाल रहा हूं। सच में वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट, फीडबैक अपना मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस। आगे इसी वीडियो के आगे पूरा आपको पूरा ये कंटेंट मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, आगे इस चैनल पे बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सारे एग्जाम क्वेश्चंस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पीडीएफ आई होप सबके पास होगा। किताबें अभी जरूरत है नहीं, सिर्फ आपका प्रैक्टिस नोट्स चाहिए, सिर्फ आपके प्रैक्टिस नोट्स चाहिए, वो निकाल लीजिए। ये पीडीएफ ओपन कर दीजिए, कैलकुलेटर, पेन और जोश, ऑल AS3 एग्जाम क्वेश्चंस एट वन प्लेस। सबसे पहला क्वेश्चन है May 24 एग्जाम्स। सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम में जो May 24 में आया था। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर आरंभ लिमिटेड 31 मार्च 23, 31 मार्च 24। प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जनरल रिजर्व, 12% डिबेंचर्स, ट्रेड पेबल्स, 8% करंट इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ट्रेड रिसीवेबल्स ग्रॉस, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस होना चाहिए, इन्वेंट्रीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बोल रहा है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंसेस दिए हुए हैं। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 162। न्यू डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। नए डिबेंचर इशू हुए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में। न्यू इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन अक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। नए इन्वेस्टमेंट्स भी करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड में एक्वायर हुए। उसका रीजन ये है कि जो उसके बगल में परसेंटेज लिखा हुआ है 8%, 12%, उनके कैलकुलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। आगे बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिंपल सा क्वेश्चन, 7 मार्क्स का। सिंपल सा क्वेश्चन, 7 मार्क्स का। बीप आ रहा है वॉइस में। वॉइस खराब है क्या? वॉइस सही नहीं है? हाँ, वॉइस में मतलब माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ऑनलाइन का बोल रहे हो क्या? अच्छा, कहाँ गए? इको हो रहा है, वो हो सकता है स्पीकर से कुछ गड़बड़ हो। कहाँ गया भाई? तो आज मुझे लगता है कोई मूड में नहीं है, मतलब, है ना? इधर से कुछ इको वॉइस या फिर स्पीकर से कुछ बीप आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लेना बैठे बैठे, थोड़ा बैठ जाओ उधर। हाँ, अच्छा, आवाज ही ज्यादा है, ठीक है, तो आवाज कम कर दे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बैठ जा, है ना, कहीं मत जाना। इन सबको तुम्हारी जरूरत है, बैठ जा, इधर बैठ जा। हाँ, ओके, तो क्वेश्चन शुरू करें बच्चों? स्टार्ट करें क्या? 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए आपका टारगेट? क्या होना चाहिए सर? मतलब टाइमिंग कितने टाइम में आपको करना चाहिए? 12 मिनट्स। 12 मिनट ज्यादा है बेटा, 10 मिनट्स में आपका टाइमिंग आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हम साथ साथ है कि अपना अपना? हम साथ साथ है, हम हमेशा साथ रहेंगे क्या? आज की क्लास में हम हर क्वेश्चन में साथ रहने वाले। चलिए शुरू हो जाए। May 24 क्वेश्चन, ठीक है, 7 मार्क्स। हमें कहा जा रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम यहां निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
चलिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट। तो चेक करिए नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, आपके पास जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। तो क्या हमें एक वर्किंग नोट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना वर्किंग नोट। ठीक है, तो मैं अगले पेज पर एक वर्किंग नोट बना रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, पहले जल्दी से जल्दी टैक्स का अकाउंट बना लीजिए। टैक्स के अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, टैक्स के रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर टैक्स 221,400 और टू बैलेंस 135, टू बैलेंस 135। अब टैक्स ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल इंफॉर्मेशन में बहुत ही सिंपल सा पॉइंट दिया हुआ है, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 162 बाय P&L 162। तो आपको मिल जाएगा पेड का फिगर, टू बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर पेड मिल जाएगा। कितना मिलेगा पेड? 248,400। ठीक है, आपको पता है ना कौन सी चीज कहां जाएगी? 248,400 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे लास्ट में माइनस हो जाएगा और 162 ऐड बैक हो जाएगा। अब अपन निकाल रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 2। अब हम निकाल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 37,800 माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, नेगेटिव डेबिट बैलेंस है 5,400 का, मतलब इस बार ऐड होगा। कितना था? 5,400 था, सॉरी। तो इसको इस बार ऐड करेंगे, डेबिट बैलेंस था ना, हाँ 43,200 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें चाहिए। तो ये आ गया हमारा रिटेन्ड अर्निंग। अब चेक करिए जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर हुआ है क्या ड्यूरिंग द ईयर? 54 से 81 हो गया। यस, ट्रांसफर टू GR बताइए। 27,000। ओके, ये हमें मिल गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे 162। ये कितना है? 43,200 और 27, हाँ 70,200। पक्का ना? थोड़ा अजीब लग रहा है, प्रॉफिट कम प्रोविजन ज्यादा, देख पा रहे हो तुम? 232,200 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट इतना कम, प्रोविजन फॉर टैक्स इतना ज्यादा, 232,200। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिल चुका है। अब हम यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 232,200। अब इसमें ऐड लेस करेंगे एडजस्टमेंट फॉर, अब चेक करना पड़ेगा कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हमारे होंगे। चलिए एक एक करके जवाब देते जाइए जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में टिक लगा लिया। प्रोविजन फॉर टैक्स सबसे लास्ट में आएगा, मैंने अभी टिक नहीं लगाया। जनरल रिजर्व हो गया, हाँ 12% डिबेंचर्स। बोलिए, तो डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं, बढ़े हुए डिबेंचर से हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में ही बढ़े हैं। तो आप ओपनिंग बैलेंस पे 12% इंटरेस्ट लगाइए प्लीज। 1,18,800 पर 12% डिबेंचर्स। यस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 1,18,800 का 12%, 14,250, 14,256। ठीक है, उसके बाद 12% डिबेंचर डन। हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल रहे हैं करने को। फिर ट्रेड पेबल तो वर्किंग कैपिटल में आएगा, छोड़ दो अभी। 8% करंट इन्वेस्टमेंट्स, 8% करंट इन्वेस्टमेंट्स, हाँ इसका भी तो आएगा, इनकम होगी ना। तो 54,000 का 8%, क्योंकि जो डिबेंचर्स है और इन्वेस्टमेंट है वो एंड में
परचेज किए गए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, निकालिए। हाँ, तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट इनकम 54,000 इंटू 8%, 4320। चलिए ये भी टिक लगा लिया। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रॉस भी दिया हुआ है, ग्रॉस में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, देखिए ठीक है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ गया, बढ़ गया मतलब डेप्रिसिएशन लगा होगा। चलिए बताइए कितना डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन 32,400, ये हमने बढ़ा दिया, ठीक है। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स आपके ग्रॉस हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दिए हुए हैं। तो बताइए क्या होगा, दोनों को आप अलग अलग लीजिएगा, ठीक है। आपके ट्रेड रिसीवेबल्स ग्रॉस हैं, पहले ग्रॉस तो जो जाएगा वो तो वर्किंग कैपिटल में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स हम हमेशा वर्किंग कैपिटल में लेते हैं और ऊपर से ग्रॉस लेते हैं, याद है आपको, ठीक है। पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी एक बार नजर मारिए। आपके प्रोविजन 27 थे, 27 के 54 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, आपका बढ़ गए प्रोविजन, तो इसका मतलब पीएनएल के अकाउंट, पीएनएल अकाउंट के थ्रू प्रोविजन क्रिएट किया होगा। तो आ जाएगा यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना, 27,000। सर ओपनिंग बैलेंस तो लेस होगा ना। बेटा क्या नींद में हो आप, मजाक मस्ती कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ये डेबिट इतना सारा दिखाई नहीं दिया आपको, मैंने यहां पर लिखा था, यहां पर मैंने ये डेबिट बैलेंस लिखा था, इस पे हमारा डिस्कशन हुआ कि भाई लॉस है, फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछ के क्यों बेवकूफाना हरकतें कर रहे हो। लिसनिंग कैपेसिटी बढ़ाइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स। चलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब बात करते हैं इन्वेंट्री, ये तो वर्किंग कैपिटल हो गया। चलिए तो अब तो बस वर्किंग कैपिटल ही बचा है ना, तो उससे पहले लिख लीजिए नेट कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कितना आया, 301,536। अब हम ऐड लेस करेंगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में कौन कौन सा आइटम आ रहा है, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, बोलिए। 10,800। क्या होता है डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, माइनस होता है। चलिए ट्रेड पेबल भी हो गया, टिक लगा लिया। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल 81 का 261 360 हो रहा है, बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 180 80,360, ये भी माइनस हो गया। फिर उसके बाद इन्वेंट्री 135 का 81 हो गया, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 54,000 ऐड हो गया। तो चलिए बताइए कितना आया, कौन सा इन्वेस्टमेंट, नहीं ना बेटा, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ ना, तभी तो उसका इनकम भी तूने हटाया ना, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। हाँ बोलिए, 164 376 नेट कैश बिफोर टैक्स माइनस टैक्स पेड वर्किंग नोट 1 248 400, बोलिए 80
4,024, ये नेगेटिव. नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक है, नोट डाल दीजिए करंट इन्वेस्टमेंट का. करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कंसीडर्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. आर कंसीडर्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. Current investments are considered in investing activity. अभी ठीक है साउंड? ठीक है साउंड. करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कंसीडर्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. चलिए बताइए, हो गया आपसे ये क्वेश्चन? सिंपल था, बताओ ना यार. इजी था कि नहीं था? ऑल राइट, ये हो गया मई 24 का इजी क्वेश्चन, 7 मार्क्स का. चलिए अब आते हैं अपन सितंबर 24. सितंबर 24 जहां जहां मैंने क्रॉस लगाया है वो किसी दूसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है वो, ठीक है ना? तो अभी आप सितंबर 24 वाले क्वेश्चन पे आ जाइए. सितंबर 24 वाला क्वेश्चन अगेन 7 मार्क्स का कैश फ्लो डिस्क्रिप्टिव. ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24. टोटल सेल्स for the year were 380 lakhs, out of which cash sales amounting to 262 lakhs. Receipt from credit customers during the year total 134. Total purchase for the year amounting to 220, out of which 80% were credit. जल्दी निकालते जाओ ना, आप लोगों को वेट नहीं करना चाहिए, आप लोगों को तो जल्दी जल्दी निकालते रखना चाहिए बगल में कितना कितना हो रहा है. 80%, 220 out of which 80%, 220 out of which 80% क्रेडिट. 176 आया ना. अब ओपनिंग बैलेंस इन क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग बैलेंस इन क्रेडिटर्स. तो बेटा जल्दी बताओ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स आया कि नहीं आया? कितना आया पेमेंट टू क्रेडिटर्स? ओपनिंग प्लस क्रेडिट परचेज माइनस क्लोजिंग 168. Suppliers of other consumables and services were paid 19 lakhs in cash. ये तो 19 तो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद आ रहा है, बुक में भी 19 ही था. ये जो क्वेश्चन है ये बुक का क्वेश्चन है, बुक में भी 19. मुझे बाकी फिगर्स का याद नहीं आ रहा, पर मुझे ये सप्लायर्स वाला जरूर याद आ रहा है, 19 ही था. Employees of the enterprise were paid 20 lakhs in cash. Fully paid preference shares of face value of 32 lakhs were redeemed. 32 lakhs के preference shares redeem किए हैं. ठीक है. Issued equity shares of face value 20 lakhs at a premium of 20%. Debentures of 20 lakhs at a premium of 10% were redeemed by issuing equity shares. 26 lakh were paid by way of income tax. A new machinery costing 20 lakh was purchased in a part exchange of old machine. Book value of the old machine was 13, but the vendor agreed to take over the book value at a higher value of 15. तो बताइए 20 में से 15 गया, 5 का आ गया. Dividend 15 lakhs including dividend distribution tax 2.7 was also paid. Debenture interest 3 lakh paid. During the year 8 lakh rent was received from property held for investment. Investing activity. 0.5 lakh interest was earned on the advance payment to supplier. सप्लायर को एडवांस पे किया था, उसका इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है ऑपरेटिंग, क्योंकि सप्लायर आ गया. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है ओपनिंग का 2 लाख. आपको वो बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. बताया नहीं क्या कि कौन सा वाला मेथड, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? डायरेक्ट. क्यों? नेट प्रॉफिट कहां से लाओगे? नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो कहीं से ला ही नहीं सकते. तो इसका मतलब कौन सा मेथड करना पड़ेगा? डायरेक्ट. शुरू हो जाइए, आ जाइए. सितंबर 24 एग्जाम, 7 मार्क्स. कौन सी कंपनी है? नहीं है. कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर
एंडिंग 31st March 24. Number 1, cash flow from operating activity. डायरेक्ट मेथड से करना है तो फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग बाद में कर लेंगे, पहले डायरेक्टली सारे आइटम यहां पर अपने को मिल जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट मेथड है। तो चलिए सबसे पहले बताइए कैश सेल्स कितना है? 262। यहां हम कर देंगे रुपीज इन क्या है? लैक्स की क्रोर्स? हाँ, तो कैश सेल्स 262। अब निकालिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 134। चलिए पहला आइटम हो गया, सेकेंड आइटम हो गया, थर्ड आइटम कैश परचेज बताइए। 44। ओके, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 168। आप लोग सब लोग क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर करेंगे, है ना? कोई कॉपी पेस्टिंग नहीं होने वाली यहां पर, प्लीज। उसके बाद ये हो गया परचेज वाला, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बैलेंस, ये भी हो गया। चलिए इसका नोट लास्ट में बना लेंगे, याद दिलाइएगा। सप्लायर्स ऑफ अदर कंज्यूमेबल्स वर पेड 19 लाख इन कैश। बोलो, पेमेंट टू अदर सप्लायर्स 19। ओके, employees of the enterprise were paid 20 lakh in cash. Paid to employees. Fully paid preference shares face value 32 were redeemed. छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। Issued equity shares face value छोड़ दीजिए। Debentures छोड़ दीजिए। 26 लाख paid by way of income tax, लास्ट में माइनस छोड़ दीजिए। न्यू मशीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वैसे भी ऑपरेटिंग में कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट मेथड कर रहे हो ना वैसे भी। नेट प्रॉफिट में ऐड बैक लेस बैक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। डिविडेंड 15 लाख, फाइनेंसिंग, डिबेंचर इंटरेस्ट 3 लाख पेड, डायरेक्ट मेथड है। डिबेंचर इंटरेस्ट को ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंसिंग, ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख रेंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी एज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग 0.5 लाख इंटरेस्ट वाज अर्न्ड ऑन द एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स, ये आएगा इंटरेस्ट ऑन एडवांस 0.5। बताइए नेट कैश बिफोर टैक्स, नेट कैश बिफोर टैक्स 145.5। अब हम माइनस करेंगे टैक्स पेड, माइनस करेंगे टैक्स पेड कितना? 26। ठीक है, तो बताइए नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन कितना? 119.5। चलिए ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फुली पेड प्रेफरेंस शेयर नहीं, इशूड इक्विटी शेयर्स नहीं, डिबेंचर्स नहीं, इनकम टैक्स हो गया। न्यू मशीन, मशीन आएगा कितना? मशीन पे किया, पेमेंट फॉर मशीन 5 लाख, बाकी तो एक्सचेंज हो गया। उसके नीचे डिविडेंड पे किया है नहीं, डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं। ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख रेंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी एज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी 8 lakhs।
डन। कितना? 3 lakhs नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चलिए चेक करें। फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 32 lakhs वर रिडीम्ड। बोलिए क्या होगा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 32 माइनस डन। इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 20 lakhs एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 20 प्लस 20%, 24। हाँ, और उसके जस्ट नीचे जो डिबेंचर है उसका क्या? डिबेंचर ऑफ 20 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10% वर रिडीम्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। नहीं नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, नॉन कैश है, तो बस इक्विटी शेयर इशू कर दो। इशू ऑफ इक्विटी कैपिटल कितना? 24। अगले पेज पे डिविडेंड 15 lakhs, डिविडेंड पेड 15 lakhs, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट 3 lakhs पेड। ठीक है, आई थिंक सारे आइटम्स हो चुके हैं। क्या आया? नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंस एक्टिविटी 26 नेगेटिव। बताइए। नेट कैश क्या? नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। $96.5 प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना? 2। तो ये आ गया क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 98.5। हाँ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कैसे निकाला था? ओपनिंग प्लस क्रेडिट परचेज माइनस क्लोजिंग। बताइए तो ओपनिंग कितना था? 84। क्रेडिट परचेज कितना था? 92। कितना आया था ये? 168। 168 डन। बताइए सिंपल टफ क्या था? सिंपल था। ओके, ये हो गया सितंबर 24 एग्जाम का क्वेश्चन। सितंबर 24 एग्जाम में एमसीक्यू भी आया था। सितंबर 24 एग्जाम में 7 मार्क्स का तो हमने ये डिस्क्रिप्टिव देखा। अब सितंबर 24 एग्जाम में एमसीक्यू भी आया था। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो मिल जाएगा अगले पेज पर। मिला क्या? यस, ये सितंबर 24 एग्जाम में आया था। एमटीपी जनवरी 26 की एमटीपी में इसको रिपीट किया गया। चलिए पढ़ते हैं। ये आपका केस सिनेरियो है। इसमें 4 एमसीक्यूज हैं, 2-2 मार्क के, मतलब 8 मार्क्स। तो 8 मार्क का एमसीक्यू और 7 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, मतलब 15 मार्क्स का वेटेज आया था कैश फ्लो से सितंबर 24 में। जय लिमिटेड सबमिट्स द फॉलोइंग डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल अकाउंट्स। एमसीक्यू फिर भी अच्छा है इसका। फाइनल अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2023। इक्विटी कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, 9% डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, एडवांस गिवन टू सप्लायर, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्सचर्स एंड फर्नीचर्स,
इन्वेस्टमेंट इन स्टार जिसमें 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है। सन्ड्री डेटर्स और कैश एंड बैंक बैलेंस, ये बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 23 का, याद रखिएगा 31 मार्च 23 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बाय जय लिमिटेड 31 मार्च 23, जय लिमिटेड डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी फॉर विच नेसेसरी रिजोल्यूशन वॉज पॉज्ड। अभी जैसे ये वर्ड आ गया रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी, तो ऐसा माइंड में आ रहा है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर का एमसीक्यू हो सकता है। अकॉर्डिंगली इट वॉज डिसाइडेड दैट 9% डिबेंचर्स टू बी सेटल्ड in full by issuing them 15,000 equity shares, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। हम उल्टा चलते हैं। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द अबव केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपसे पूछा जा रहा है, चलिए निकालिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। $5,000 2 5 12 15, नीचे मैंने आंसर दिया हुआ है वैसे, द आंसर इज बी। बी मतलब 5,000, यस। कैसे आया 5,000? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 5,000 कैसे आया बताइए? इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट रिसीव्ड? 3,000। टैक्सेशन लायबिलिटी 14,000 लेस करेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं ओपी लिख देता हूं। ओपी इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांस 3,000, टैक्स लायबिलिटी सेटल्ड एट 14,000। ओपी डेटर्स ऑफ 40,000 इज इंसॉल्वेंट, ओनली 40% ऑफ हिज ड्यूज आर रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। हाँ कितना? 16,000 क्या रिसीव्ड हुआ है? 16,000 कलेक्शन, ये हो गया ओपी। बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि सर बाकी मतलब पूरा क्वेश्चन का क्या करेंगे? बाकी पूरे क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है। वो आपसे पूछ रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या होगा। तो अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ढूंढ रहे हो तो पहला पॉइंट डिबेंचर का है, कोई मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट इक्विटी शेयरहोल्डर्स गिव अप देयर 40% कैपिटल, कोई मतलब नहीं है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी राइट ऑफ, ये तो वैसे भी नॉन कैश आइटम है। इक्विटी शेयर इशू किया, ये तो वैसे भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एडवांस गिवन टू सप्लायर, हाँ ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। टैक्सेशन लायबिलिटी भी आता है। डेटास का कलेक्शन आ रहा है, मतलब टेक्निकली हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। हाँ अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है सर इनडायरेक्ट मेथड से चल रहा था, मैं तो बहुत देर से नेट प्रॉफिट ढूंढ रहा था, कहां से मिलेगा, तो फिर टाइम वेस्ट है। तो यहां पर ऑप्शंस के हिसाब से भी आप सोच सकते हो कि हाँ यार मेरा कहां किधर मैच हो रहा है। 5,000 इज द आंसर, जिसमें तुमने किया 3,000, 14,000 नेगेटिव और 16,000, कुल मिला के कितना आ रहा है? 5,000। चलो सेकंड क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 22,000। चलिए उसी हिसाब से बाकी सब लोग भी दिमाग चलाइए प्लीज। एक तो डिविडेंड इज रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये वाला पॉइंट आएगा। 1 रुपी पर इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब ये आ जाएगा 10,000। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पार्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 3,000, बुक वैल्यू कितनी है? 15, तो इसका मतलब कलेक्शन कितना हुआ होगा? 12,000। बस हो गया, यही होगा, दैट्स इट। 22,000, 10,000 प्लस 12,000, 10,000 डिविडेंड रिसीव्ड और 12,000 आपका सेल। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑन 1 अप्रैल 23।
1 अप्रैल का क्लोजिंग, तो 31 मार्च का जो कैश बैलेंस है वो ओपनिंग समझ लो, 65,500 ओपनिंग, ओपनिंग कैश। अब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो निकाल ही लिया 5,000, फाइनेंसिंग सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल लिया आपने 22, फाइनेंसिंग का क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये रहा एफ, इक्विटी शेयर इशूड फॉर 1 लाख, क्योंकि इसके ऊपर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ नॉन कैश, ये नॉन कैश। इक्विटी शेयर्स विल गिव अप देयर 40% ऑफ द कैपिटल इन एक्सचेंज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ न्यू डिबेंचर, क्या ये कैश है? ये नॉन कैश है। 9% डिबेंचर्स टू बी सेटल्ड इन फुल बाय इशूइंग 15,000 इक्विटी शेयर्स, ये भी नॉन कैश। पर इन्होंने गेम बहुत अच्छा खेला, इन्होंने बहुत गेम अच्छा खेला, इन्होंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऐसे पॉइंट डाल दिए कि बच्चे उसी में उलझ के रह जाएं ताकि कैश फ्लो पे ध्यान ही न जाए, इन्होंने ऐसा वाला गेम खेला इस क्वेश्चन में, ये नॉन कैश। तो कुल मिला के फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओनली 1 लाख। तो अब आप नेट नेट कर लीजिए, 65,500 प्लस 5 प्लस 22 प्लस 1 लाख, क्या 1,92,500। ओपनिंग कितना था? 65। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना था? 5,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1 लाख, ये हो रहा था 192,500। अब बोल रहा है बैलेंस ऑफ इक्विटी कैपिटल आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद का बैलेंस। हाँ, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन नहीं है, पर ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आप कर सकते हो। जल्दी बताओ कितना होगा? तो इक्विटी कैपिटल था 5 लाख, 40% विल गिव अप 40%, तो इसका 60% कर दो, कितना आया? 3 लाख। इसके अलावा 1 लाख प्लस कहां है? हाँ, 9% डिबेंचर टू बी सेटल्ड बाय इशूइंग द 15,000 इक्विटी शेयर, 150 ऐड करेंगे और 1 लाख ऐड करेंगे, है ना? हाँ, बताइए कितना आया? 5,50,000। थोड़ा बताइए स्टार्टिंग में 5 लाख ओपनिंग माइनस 40% रिड्यूस, ये बचा 3 लाख। हाँ, 1 लाख इशू इन कैश, 150 इशू इन डिबेंचर, इशू अगेंस्ट डिबेंचर्स, बस 550। डन बेटा। तो ये हो गया केस सिनेरियो एग्जाम, सितंबर एग्जाम 24 का 8 मार्क्स का। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू जनवरी 25 एग्जाम्स। हाँ जी आदित्य, कैन से अगर प्रॉफिट एंड लॉस की ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, ना बैलेंस शीट का कोई एक्सट्रैक्ट है, ना ही नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट मेथड ही होगा। बिकॉज डायरेक्ट मेथड के लिए फिर अच्छा डबल क्रॉस चेक करने के लिए आदित्य आप ये बोल सकते हो कि डायरेक्ट मेथड में मुझे पेमेंट टू क्रेडिटर्स और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स चाहिए होता है, तो क्या वो मैं लिख सकता हूं कि नहीं? तो डायरेक्ट मेथड में सबसे 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ये अगर फुल कैश फ्लो वाला क्वेश्चन है तो ये भी चेक कर लीजिएगा। अब जनवरी 25 एग्जाम्स में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। बच्चों सब लोग ध्यान दीजिए प्लीज, 7 मार्क्स का क्वेश्चन। चलिए 24-23 क्लोजिंग और ओपनिंग, शेयर कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस 10% डिबेंचर्स को इशू किया गया एट द एंड ऑफ द ईयर में, मतलब इंटरेस्ट नहीं आएगा। बैंक लोन, ट्रेड पेबल, डिविडेंड पेबल, इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक लोन करंट ईयर, गुडविल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। है खत्म? खत्म? चलो जल्दी करो, तुम तो इसको रफली कर लो जल्दी, अभी के अभी रफली बताओ, ऐसे ही बताओ जल्दी। आधे लोगों ने लाइनें खींच दी हैं, कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन में आप यूज कर लेना। अभी आप इसी में बता दो जल्दी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, CFOA बोलिए। CFO सर कैसे करें, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का कोई तरीका ही नहीं समझ में आ रहा। कैश सेल क्रेडिट सेल कहां से लाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए P&L का बैलेंस बताओ सबसे पहले, 110 और 60। सबसे पहले P&L में से रिटेन्ड अर्निंग मुझे मिल गया 50। चलो P&L डन। डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं चाहिए,
बैंक लोन, ट्रेड पेबल आपका वर्किंग कैपिटल हो गया। डिविडेंड पेबल, ये तो फाइनेंसिंग में चला जाएगा। बैंक लोन फाइनेंसिंग में चला जाएगा। इंटरेस्ट पेबल ऑन बैंक लोन करंट ईयर, हाँ बोलो। इंटरेस्ट पेबल ऑन करंट ईयर, जल्दी बोलो क्या होगा इसका? फाइनेंस, ठीक है, पर ऑपरेटिंग में ऐड वो करेंगे ना, एड बैक। कितना? 5000। 5000? अरे भाई ब्रैकेट में लिखा है करंट ईयर, मतलब 20 पूरा प्रीवियस ईयर का है, 25 पूरा करंट ईयर का है। क्या होगा जल्दी बताओ? 20,000 तो फाइनेंसिंग में माइनस होगा और 25,000 ऐड बैक होगा ऑपरेटिंग में। सर छोटा क्वेश्चन था, पर ये वाली चीज गलती कर सकते थे हम। इंटरेस्ट 25,000, चलो ये गलती हो सकती थी तुम लोगों की। कुछ बच्चों ने बोला 5,000 होगा डिफरेंस बीच के, ये गलती देखो, छोटे क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो सकती है। चलिए इंटरेस्ट पेबल हो गया। गुडविल, गुडविल को देखकर क्या फील आ रहा है? ओपनिंग 150, क्लोजिंग 120, अमोर्टाइजेशन ऐड करेंगे 30,000। ट्रेड रिसीवेबल आपका वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल, चलो ऐसे ही बता दो जल्दी। ट्रेड पेबल का 75 का 60, ट्रेड पेबल में डिक्रीज, ठीक है। चलो ट्रेड पेबल डन। ट्रेड रिसीवेबल 95 का 65 ऐड होगा, 30,000 ऐड होगा। इन्वेंट्री 30 का 55 लेस होगा। इन्वेंट्री कितना? 25 लेस होगा। टैक्स तो नहीं है? नहीं है, चलो बताओ। 90। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 95,000। चलो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दी हो गया, कर लिया कैलकुलेटर पे। ऐसे बैठ के फोटो खिंचवा रही थी क्या? हाँ कर ले, कैलकुलेटर पे कर ले। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, थकावट का हाल तो देखो, बस लग रहा है बैठे रहे सर, जगह मिल जाए तो हम थोड़े से लेट भी जाएंगे। चेहरा दिखा रहा है तुम्हारा बहुत थके हुए हो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जल्दी बोलिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे पहले कैपिटल 4 लाख का 5 लाख, इशू ऑफ कैपिटल 1 लाख, डिबेंचर्स, अरे वाह 1 लाख, इशू ऑफ डिबेंचर्स बोलिए 1 लाख। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, काहे का नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इंटरेस्ट पेड आएगा, जरूर आएगा, 20,000 आएगा, आएगा ना? आएगा। हाँ मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये जो अरे बैंक लोन है ना यार, मैं वो इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं भाई। मैंने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर थोड़ी लिखा है यार, कैसी कैसी बातें करते हो। मैंने डिबेंचर पर थोड़ी बात, नीचे उसके बैंक लोन भी तो दिया हुआ है यार, थोड़ा ध्यान रखा करो यार। चलो बैंक लोन का बताओ। 2 लाख का 250 हो गया। बैंक लोन भी इशू किया है, 50,000 ऐड। डिविडेंड क्या होगा सर? लेस होगा सर, और क्या होगा? डिविडेंड पेड कितना है? डिविडेंड 50,000 का डिविडेंड, और क्या? इंटरेस्ट ले लिया। चलो बताओ हो गया 1 लाख। ये क्या है? जनरेटेड, जनरेटेड दोनों, जनरेटेड जनरेटेड। सिंपल क्वेश्चन, बट हाँ एक गलती हो सकती थी, करंट ईयर को इग्नोर कर लिया, तो वो तुम डिफरेंस ले रहे थे शायद 5,000 का, ठीक है। अरे बोलो यार। चलो तुम्हें अभी तक जितने क्वेश्चंस हुए हैं, तुम्हें अभी समझ में आ गया इंस्टीट्यूट का लेवल कैसा जा रहा है? चलो अब आ जाओ। जनवरी 25 में भी एक केस सिनेरियो आया था, जनवरी 25 में एक केस सिनेरियो आया था। चलो स्टार्ट हो जाओ। जनवरी 25 में केस सिनेरियो, क्वेश्चन पढ़ के फिर सॉरी एमसीक्यू पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करो।
What would be the value of cash flow from investing activity? Investing activity. परचेज ऑफ गुडविल का क्या अमाउंट ही नहीं दिया? नहीं नहीं, हो सकता है ऐसे छूट गया हो भाई, रुक जाओ। अरे यार, हाँ डिफरेंस निकल जाएगा ना यार, क्या बात करते हो। ये 31, 36, 300 का इसका देखो ना, कुछ डिफरेंस निकल रहा है ना, चेक करो ना। 2 मिनट मुझे सर्च करने दो इसका क्वेश्चन कहाँ से, अगर मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन हुआ तो। चेक किया गया नहीं है क्या? मैं भी 2 मिनट चेक कर लेता हूं, तुम पता नहीं कहां से कर रही हो चेक। नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ है। अरे वो ऊपर नीचे हो गया है। मैं पढ़ता जा रहा हूं इंस्टीट्यूट का। ट्रेड पेबल 1960, ऑफिस सेलिंग 120, ट्रेड कमीशन 40,500, अंडरराइटिंग कमीशन 25,000। ये गड़बड़ है। अंडरराइटिंग कमीशन 25,000, फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल 8 लाख। हाँ तो ये गड़बड़ है। तो जो 50,000 है ना वो सही है, गुडविल का ही है। हाँ तो अंडरराइटिंग कमीशन है 25,000 और प्रेफरेंशियल ये 8 लाख। ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये 92। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 82,600। नहीं नहीं नहीं, 85,600। 85,600, वो टाइपो एरर हो गया है और कुछ नहीं है। 85,600। फिर उसके बाद पेमेंट फॉर ओवरहेड 46,000 और गुडविल 50। कहां है 50 लाख? हाँ रुक जाओ, हाँ 5 लाख 5 लाख 5 लाख। अरे क्यों रो रही हो दीदी? क्या बोला उसने सर कब से? क्या? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो 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 इसके करेक्शन कर लो। पहला करेक्शन, अरे ये टाइपो एरर मेरी टीम से हुआ है यार, ऐसे मत भरो यार, ठीक है मेरी टीम को मारो। What would be the value of cash flow from investing activity? आप तो बोलो। हाँ ऑप्शन ए। अच्छा ठीक है, ऑप्शन ए। सभी लोग मुझे कंफर्म करो ऑप्शन ए की है कि नहीं है। नहीं, बोलो बोलो। जी परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यही पूछना था। तो शर्मा क्यों रहे थे सर? बस सर क्या बेटा पूछ लेते। परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अरे आंसर बताओ। 54,300 कैसे आया बताओ जल्दी, क्या क्या आया? अच्छा मैं आई लिखवा दो, मुझे आई लिखवा दो। चलो रेंट आ गया आई, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आई, अभी बोलो आई। हाँ ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ 9200 आई, परचेज ऑफ गुडविल आई, बस तो ये आ रहा है 54,300। What would be the value of cash flow from financing activity? बोलो बच्चा बोलो, बोलो बच्चा बोलो। ऑप्शन डी। क्या बात कर रहे हो सच में? 160,600 कैसे आया जल्दी बताओ शुरू से। लोन फ्रॉम बैंक एफ, इश्यू ऑफ शेयर्स, कैश अकाउंट की समरी दे दी है, जल्दी जल्दी बस ढूंढना ही है। लोन फ्रॉम बैंक और इश्यू ऑफ शेयर्स
उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स इशू और डिवेंचर इशू पर ही होता है। फिर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बस आ गया, बहुत इजी था यार। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज कैश फ्लो आइटम फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? देखो कैसा मूड खराब हो रहा है लोगों का, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं क्लास। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर अंडरराइटिंग एक्टिविटी का क्या होगा? अंडरराइटिंग कमीशन शेयर इशू पर दिया जाता है बेटा। जब तुम छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे थे तो पढ़ाया गया था, है ना? अरे व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? बता भी दो यार। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो ये लो ये लो ये लो, जूम करूं? ये लो भाई, अभी और कितना आया? 154 500। चलो मैं चेक करता हूं। यहां सबसे पहले कैश सेल ओपी, ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्शन हुआ ओपी, इनकम टैक्स रिफंड ओपी, इनकम टैक्स रिफंड ओपी, जिसका कोई नहीं उसका ओपी। अरे तुम अपने पे मत लेना बेटा। ट्रेड पेबल ओपी, ऑफिस सेलिंग ओपी, ट्रेड कमीशन ओपी, ओवरहेड्स ओपी, बस यही है ना? तो ये क्या आ रहा है इसमें? 154 500। ये तो बहुत इजी केस सिनेरियो था। इससे पिछला वाला केस सिनेरियो फिर भी अच्छा था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाला। चलो अच्छा था ना वो? हाँ चलो नेक्स्ट। मई 25 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन, चलो आ जाओ। मई 25 7 मार्क्स का क्वेश्चन। 31 मार्च 25 और 31 मार्च 24, क्लोजिंग ओपनिंग, शेयर कैपिटल रिजर्व्स डेफर्ड। ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। शेयर कैपिटल आपका 6 का 8 हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट WDV दिया हुआ है, कैश इक्विवेलेंट्स। फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 इज एज अंडर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वाह, अरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के दिया है, देवता आ गए देवता। बस इस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट था जो बच्चों को उलझा रहा था। टैक्स एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर 15,000, इट इंक्लूड्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ 6,000 क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। चलो सुनो, टैक्स अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग बताओ। है कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार। ओपनिंग 10, क्लोजिंग 15। आंखें खोल दुनिया देख नालायक। ओपनिंग क्लोजिंग 15। अब ये जो लिखा है ना, टैक्स एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर 15,000, इसमें लिखा है इट इंक्लूड्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 6,000 क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो 15,000 में दो पार्ट होते हैं, एक होता है DTL जो कि है 6,000, और बाकी का नॉर्मल टैक्स प्रोविजन, उसको लिखो नॉर्मल टैक्स प्रोविजन, ये आ जाएगा 9।
अब ये तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा क्योंकि तुमने AS22 अभी तक नहीं पढ़ा, पर ऑब्वियसली पेपर देने जाओगे तो AS22 पढ़ के ही जाओगे, तो उसके बाद ये तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगेगा क्योंकि उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमने ये अलग अलग क्यों किया। कुल मिला के ये जो टैक्स एक्सपेंस होता है इसमें दो दो टैक्सेस शामिल होते हैं, एक नॉर्मल टैक्स और एक डेफर टैक्स। तो डेफर टैक्स को हटा दिया जाए, बचा कितना 9000, तो बस यहां पर नॉर्मल टैक्स तुम्हारा 9000। चलो बताओ तो टैक्स पेड कितना हुआ, पेड हुआ 4000। ठीक है, बस इतना काम करना था और कुछ भी नहीं करना था। और ऐसा टेंशन नहीं है इसमें, AS22 नहीं पढ़ा है इसीलिए तुम्हें अभी मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, अदरवाइज तुम अपने आप आंसर कर देते। तो चलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स एक्सपेंस टैक्स पेड दिया हुआ है। अगले पॉइंट में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर फिक्सचर फॉर द ईयर 35, वन ओल्ड फर्नीचर आइटम वाज सोल्ड for 17 and the profit on such disposal amounting to 8000 was booked in the current year. Prepare a cash flow statement for the year end date 31st March 25. छोटू क्वेश्चन है, जल्दी आ जाओ, स्टार्ट करें। कौन सा अटेम्प्ट, कौन सा है, May 25, May 25 एग्जाम्स। थोड़ा रफली बात करें क्या, जल्दी कंप्लीट करें, रफली बात करें, फुल करना है सॉल्व। उनका चालू हो गया वो इसीलिए बोल रहे हैं, अब तो फिर शॉर्ट ही करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, CFOA, CFF सॉरी FF नहीं, I, CFIA, CFFA, हाँ बताओ CFOA, बताओ डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ना, इनडायरेक्ट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, NPBT दिया हुआ है 45, वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा, जल्दी बताओ। डेप्रिसिएशन, फर्नीचर फिक्सचर का डेप्रिसिएशन बताओ। हाँ 35,000, वेरी गुड। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तो हो गया, और मैंने आपको बताया ना स्टेप, सबसे पहले वर्किंग नोट सॉल्व करो, फिर एडजस्टमेंट सॉल्व करो। तो अपन अभी एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल, गेन ऑन सेल 8000 माइनस कर दिया, तो एडजस्टमेंट तो एक ही है बस, क्योंकि उसके अलावा जो है वो आपका क्या बोलते हैं, वो तो सब आपका टैक्स लास्ट में आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट पे आ जाए, बैलेंस शीट में आते हैं शुरू से। सबसे पहले शेयर कैपिटल 6 का 8 हो गया, बताओ कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, फाइनेंसिंग। चलो आ जाओ इधर, इशू, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, चलो टिक। रिजर्व एंड सरप्लस टिक, कोई काम का नहीं है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कुछ भी काम का नहीं है, नॉन कैश होता है। बेटा ट्रेड पेबल जल्दी बताओ क्या करोगे, 25 का 40 बढ़ गया, ट्रेड पेबल 50 कितना 15,000 ना, हाँ 15,000 बढ़ गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं, ये तो सबसे लास्ट में आएगा, छोड़ो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका वर्किंग नोट, इसका नोट नंबर 3 में जाओ, नोट नंबर 3 में जाओ। बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। फर्नीचर फिक्सर 190 का 295 हो गया, इसमें यार ये वैसे ही दिमाग में अकाउंट बनाओ ना, इसका अकाउंट चलो ऐसा बनाओ, लो आपका फर्नीचर एंड फिक्सर ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 190, हाँ क्लोजिंग कितना है 295, डेप्रीसिएशन कितना था 35, बस बेटा बस, लो। अच्छा सेल भी हुआ है, अच्छा सेल हुआ है, चलो बताओ कितना सेल हुआ है, 17,000 WDV है कि सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू है, ठीक है। तो गेन आ जाएगा इधर 8,000 का गेन, बस बेटा अब तो बताओ 149, चलो बताओ किधर आएगा, यहां सेल हुआ था 17 और यहां परचेज हुआ था 149, आया समझ में, ठीक है। वापस आते हैं बैलेंस शीट में, पीपी हो गया। ट्रेड रिजल्ट बेटा
10 to 20 हो गया। लेस ट्रेड रिसीवेबल 10,000। इन्वेंट्री 2 लाख का 250 हो गया। 50,000। बताओ बस नहीं, काहे का बस? टैक्स पेड कितना? 4,000 ना, अकाउंट बनाया था भाई 4,000। चलो बताओ। 23 पॉजिटिव। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना है? 132 नेगेटिव। और फाइनेंसिंग तो 2 लाख का पॉजिटिव ही है, बस यही आएगा 2 लाख। चलो करो इन सबका नेट। नेट कैश जनरेटेड 91,000। इसमें ऐड करो ओपनिंग 185 किया, ओपनिंग ऐड मैच हो रहा है क्या? क्लोजिंग आ गया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 276। बताओ जी, कोई लेवल था? इजी था? अरे यार जवाब तो दो, इजी था कि नहीं? ये हो गया आपका मई 25 का क्वेश्चन। मई 25 के बाद सितंबर 25। सितंबर 25 सितंबर 25। चलो सितंबर 25 का 7 मार्क्स का 7 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या बोलता क्वेश्चन? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोल रहे हो? क्या चाह रहे हो? ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है सॉल्व? रफ की फॉर्मेट? हाँ, कितने बच्चे बोल रहे हैं फॉर्मेट में करना है? बच्चे बहुत कम बोल रहे हैं। देखो कुछ चैलेंजेस हो तो अपन फॉर्मेट में करें ना, कुछ चैलेंजेस भी तो होने चाहिए ना उसके लिए यार, है ना? अगर कोई क्वेश्चन में चैलेंजेस ही नहीं होंगे तो हम फॉर्मेट में करके क्या? आपका कॉन्सेप्ट मैटर करता है ना यहाँ पर, ठीक है? तो आप इस क्वेश्चन को आइए कॉन्सेप्चुअली जल्दी सॉल्व करिए साथ में, आइए जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना है, पहला कॉलम ओपनिंग, दूसरा कॉलम क्लोजिंग। डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? हाँ इनडायरेक्ट होगा। चलिए करिए जल्दी सब लोग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर बताइए। आ गया?
यही आया क्या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? अच्छा डिविडेंड भी है क्या? प्रोविजन क्या? नहीं, एक सेकंड। प्रोविजन 2 प्लस 1.75 माइनस 2.5 1.25। अच्छा सॉरी मैंने नीचे प्रोविजन मान लिया, सॉरी मैंने पेड मानना था, सॉरी माय मिस्टेक। $2.25 1 लाख का डिविडेंड। $6.05 आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6.05। ठीक है, अब करेंगे एडजस्टमेंट्स। डेप्रीसिएशन 150, दोनों का मिलाकर 150 तो 1.5 डेप्रीसिएशन। इनकम टैक्स पेड ये पेंडिंग छोड़ देते हैं। डिविडेंड क्या ऑपरेटिंग पूछ रहे हैं नाम से बस? हाँ तो ठीक है, हो गया, हटाओ इनकम टैक्स पेड बाद में। अब शुरू से शुरू करते हैं। इक्विटी कैपिटल 12%, रिडम्पशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यस, क्या होगा इसका? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वर्किंग कैपिटल होगा कि नहीं होगा? यस, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में आएगा ये। ट्रेड पेबल वर्किंग कैपिटल में आएगा। नीचे गुडविल, 5.75 और 4.5 कितना आया? 1.25। ऐड करेंगे अमोर्टाइजेशन। ठीक है, गुडविल डन। लैंड एंड बिल्डिंग तो डेप हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया। इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल, ट्रेड रिसीवेबल वर्किंग कैपिटल, मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा होगा। तो बस ये 3-4 वर्किंग कैपिटल बता दीजिए आप। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो रहा है? 1 का 0.8 माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना? 0.2। ट्रेड पेबल 2.75 का 4.15 1.4 ऐड करेंगे। इन्वेंट्री 4.85 का 4.35 0.5 क्या होगा? ऐड 0.5। 8 का 12 लेस करेंगे 4.6 और लास्ट में टैक्स पेड 1.75 4.15 क्या जनरेटेड? 4.15। कौन सा पेपर था ये? सितंबर 25 एग्जाम का क्वेश्चन था ये। ठीक है बेटा, फीस भरा है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। वैसे इतना नहीं कर सकते पर ठीक। चलिए, सितंबर 25 डन। सितंबर 25 में जम्मू पंजाब रीजन में एक और पेपर हुआ था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वहां पर भी डिस्क्रिप्टिव का। आइए, सितंबर 25 एग्जाम्स जम्मू पंजाब रीजन, 8 मार्क्स। फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ डार्क लिमिटेड एज एट 31 मार्च 25 एंड 24।
डिविडेंड पेड, यार ये वैसा ही लग रहा है लगभग लगभग। यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग नहीं, इस बार पूरा करना है, पूरा करना है पूरा। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन ही है वैसे भी, क्योंकि जैन 26 से आप उसी दिन कर चुके हो, आपका लास्ट क्वेश्चन ही है। वाई यू आर डूइंग दिस यार, क्या कोई सेंस नहीं है। डिस्कस मतलब जैसे अभी अपन ने किया वैसे करो ना कोई आप, उसमें आपको प्रॉब्लम ही क्या है? मतलब होमवर्क करके क्यों अपना फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो? घर जाके, घर जाके नाचो कूदो डीजे बजाओ। चलो सितंबर 25 जम्मू, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। चलिए 8 मार्क्स का क्वेश्चन, डू दिस विद द सेम इंटेंशन प्लीज, जल्दी करिए सब लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले CFOA। अब देखो नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, रिटेन्ड अर्निंग से शुरू करेंगे, है ना? मैं यही लिख देता हूं, रिटेन्ड अर्निंग मतलब डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? 10 का 15 हो गया मतलब 5। चलिए और सोचिए, 8% डिबेंचर, ट्रेड पेबल, अनपेड इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉपर्टी, गुडविल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिजल्ट, कैश, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 24-25। बताओ क्या करेंगे 3 लाख का? ये तो पिछले साल का होगा ना भाई, डिविडेंड पेड हुआ है तो पिछले साल का होगा ना। अगर पिछले साल का होता तो ओपनिंग दिखता ना, नहीं है ना। क्या करेंगे सर? ऐड करेंगे डिविडेंड, बोलो 3 लाख ऐड करेंगे, ठीक है 3 लाख ऐड कर दिया। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, अरे तुम करते जाओ अब क्या यार, कितना 20, डेप्रीसिएशन भी ऐड हो जाएगा। हाँ और आगे बढ़ो। फ्रेश डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 24। अरे भैया 40 का 50 मतलब पूरे 50 पर लगा दो, पूरे 50 पर 8%। 4 को क्या करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 4 ऐड कर दिया। और कुछ है क्या? टैक्स, वो तो बेटा अनपेड इंटरेस्ट तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कम दिखा देंगे ना अपन। अरे जी ऐसा है कि 50 लाख का 8% आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो गया होगा P&L में, बट उसमें से बता रहा है अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्लोजिंग 2 है, मतलब जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है बेटा 4, पर उसमें से अनपेड 2 है, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो कितना हुआ होगा 2। क्या उलझना उस चीज को लेकर बेटा, है ना? नहीं आएगा क्योंकि आप इसका अलग से ट्रीटमेंट कर रहे हो। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में वो चीजें नहीं आती जिनको आप अलग से ट्रीट करते हो, तो ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में नहीं आएगा। समझ गया क्या मेरी बात? चलिए इंटरेस्ट हो गया, टैक्स, टैक्स पे आ जाए बेटा। टैक्स का बताइए, एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स का कुछ भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओपनिंग करंट ईयर में पे हुआ होगा और क्लोजिंग जो होगा वो प्रोविजन होगा, तो 8 के प्रोविजन को ऐड बैक कर दीजिए। अब देखिए मैं यहां पर कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स बोलो 8। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट तुम्हारा हुआ क्या? अरे सब अपना अपना करो तो सही, हाँ हाँ बोलने के लिए मेरे को जवाब दे रहे हो बस। चलो इक्विटी कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, डिबेंचर, ट्रेड पेबल, बताओ क्या होगा? 82 का 75 लेस, आते हैं ना, ठीक है ना, लाइन लाइन में वैसे भी सीक्वेंस मेंटेन नहीं कर रहा हूं। ट्रेड पेबल जल्दी बताइए, 7 ट्रेड पेबल डन। गुडविल, गुडविल, अमोर्टाइजेशन,
2 इन्वेंट्री रिड्यूस हो रहा है, इन्वेंट्री मतलब ऐड होगा 14 रिड्यूस हो रहा है बेटा, है ना। ट्रेड रिसीवेबल, हाँ ट्रेड रिसीवेबल लेस हो जाएगा 2 से। फिर लास्ट में टैक्स का पेमेंट भी बता दो। टैक्स का पेड, ओपनिंग वाला पेड हुआ होगा 5। फाइनली आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 42। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताओ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखो, सबसे पहले तो तुम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को देखो। 205 का 255 हो गया और इसके अंदर डेप्रिसिएशन 20 का भी और तड़का डालना पड़ेगा। बताओ क्या करोगे। 255 प्लस 20 माइनस 205 कितना 70 बेटा 70 होगा। ओपनिंग, ये क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन ऑन द क्रेडिट साइड, तो आपका डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 70 का। परचेज ऑफ पीपीई 70, पीपीई डन। और बोलिए बस। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जल्दी बोलो। फ्रेश डिबेंचर वाले शूट बोल रहा है। इक्विटी कैपिटल, अच्छा 195 का 250 क्या होगा। ये क्या होगा 55। फिर इशू ऑफ डिबेंचर 10 बेटा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, क्योंकि बैलेंस शीट में लिखा हुआ है अनपेड 2 और आपका पूरा साल भर का जो एक्सपेंस था वो कितना था 4, तो 4 में से 2 अनपेड है, मतलब 2 पेड हुआ होगा। ठीक है, फोर में से 2 गया। ट्रेड पेबल हो गया, डिवेंचर हो गया, प्रोविजन हो गया, ये हो गया। डिविडेंड पेड 3 लाख, डिविडेंड पेड 3 लाख बस। 60 क्या जनरेटेड, इन्वेस्टिंग हो गया यूज्ड 42 जनरेटेड। चलो बताओ नेट कैश जनरेटेड 32, ओपनिंग कितना क्या मैच हो रहा है, क्लोजिंग 59। बोलो बेटा हो गया। अगर बात करें जैन 26 की, तो क्या जैन 26 का अपन डिस्कस कर चुके। जैसे पहले वाले में पूछ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालिए, तो आपको पढ़ना है और आपको देखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिगार्डिंग क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 22 लाख, तो कैलकुलेटर पे लिखा 22। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4 लाख ऐड हो जाएगा 4 लाख। अमोर्टाइजेशन 150 ऐड हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज्ड बाय वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं तो माइनस करेंगे 370। इन्वेंट्री रोज बाय, इन्वेंट्री भी बढ़ रहा है, माइनस करेंगे 160। एंड अकाउंट पेबल इंक्रीज बाय 185, पेबल मतलब ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं मतलब ऐड करेंगे 185। अभी तक तो आया 2405। कंपनी ऑल्सो पेड 135 इन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो भैया हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता ही नहीं है, तो उसको ऐड बैक करेंगे 135। और इनकम टैक्स वैसे भी ये बिफोर टैक्स था, तो टैक्स ऐड बैक नहीं होगा, डायरेक्टली ये माइनस होगा क्योंकि पेड लिखा है, तो माइनस करेंगे 240। ये आ गया 23 लाख। बिकॉज अगले पैराग्राफ हमारे काम के नहीं है, बिकॉज वो इशूड की बात कर रहा है,
लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहा है, डेट्स की बात कर रहा है, ठीक है बस। तो इसका मतलब बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? डी 23 लाख। ऐसे तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके रिगार्डिंग आपको फाइंड आउट करना है कि कहां कहां उसकी डिटेल होगी। तो अब मुझे बताइए सेकंड का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी? द आंसर इज ए, द आंसर इज ए 825। कैसे आया? कंपनी इशूड न्यू इक्विटी शेयर 9 लाख, मतलब 9 ऐड करेंगे। रेज अ लॉन्ग टर्म लोन 5 लाख ऐड करेंगे। रीपेड 350 ऑफ एग्जिस्टिंग डेट माइनस करेंगे। एंड पेड 90,000 इन डिविडेंड माइनस करेंगे। और पिछले वाले में इंटरेस्ट भी तो था 135, वो भी माइनस करेंगे, पेड हुआ है। तो ये आ गया 825। मुझे थोड़ा बगल में लिख के बताओगे कितना कितना क्या क्या किया हमने? 9 प्लस 5 माइनस 350 माइनस 350 माइनस 90 माइनस 135। अब अगला क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग कितना है? ओपनिंग है 250, चलो ओपनिंग 250। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 23 लाख प्लस, सॉरी मेरा गड़बड़ हो गया, टू क्या है? 250 है ना, 250 प्लस 23 लाख। और नेट कैश फ्लो 825 33। द आंसर इज ए। कैसे आया? 250 प्लस 23 लाख प्लस 825 लाख इज इक्वल टू, हाँ जो भी छोड़ो हटाओ, हो गया। अब आगे बोल रहा है व्हाट इज द टोटल मॉनिटरी एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्सपेंस? सी, नॉन मॉनिटरी एडजस्टमेंट मतलब नॉन कैश की एडजस्टमेंट आपने क्या क्या की है? तो नॉन कैश में आपने सबसे पहले किया डेप 4 लाख, अमोर्टाइजेशन 150, क्योंकि वर्किंग कैपिटल नहीं पूछ रहा, नॉन कैश पूछ रहा है। इंटरेस्ट भी पेड हुआ है, टैक्स भी पेड हुआ है, तो नॉन कैश में सिर्फ यही तो आएंगे 550। द आंसर इज 550। क्या क्या था 550 में? 4 लाख का डेप, 150 का अमोर्टाइजेशन। 4 क्वेश्चन थे, 2-2 मार्क के, 8 मार्क। कितनी देर में बने? कुछ ही मिनटों में बन गए। और यही क्वेश्चन अगर मान लो डिस्क्रिप्टिव में आता तो टाइम भी लगता ज्यादा। 8 मार्क देखो बढ़िया बढ़िया हो गए आपके, ठीक है। तो जैन 26 अपना डिस्कस हो गया, ठीक है, जैन 26 डिस्कस हो गया। ये उसमें केस सिनेरियो आया था। तो बच्चों बताओ, आपने मई 24 से लेकर जैन 26 तक के सारे क्वेश्चन देखे। 3 बार केस सिनेरियो आया है, हर बार आपका डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आया है, जैन 26 में नहीं आया, बाकी हर बार आया है। 7 मार्क्स 8 मार्क्स का वेटेज। क्या लगता है कैश फ्लो के किस लेवल के पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन? हो रहा है इजी कि नहीं हो रहा है? हार्डली डिस्क्रिप्टिव में अगर बात करें तो हार्डली इंस्टीट्यूट अगर मान लो 2-3 पॉइंट अगर कुछ दे रहा है, उनमें से एक आध पॉइंट में हल्का फुल्का आपसे कुछ टेस्टिंग कर रहा है। जैसे डीटीएल का टेस्टिंग कर लिया किसी में, जैसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन ने देखा वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर करंट ईयर था, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करंट ईयर, जो बैलेंस शीट में दिख रहा था करंट ईयर। सो गाइस चैलेंजिंग नहीं है ये चैप्टर, ये चैप्टर इतना चैलेंजिंग नहीं है। आप एक बार अभी एक काम करिए, आप क्वेश्चन बैंक निकालिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बैंक निकालिए एक बार। और जो मैंने मस्ट डू क्वेश्चन आपको टिक करवाए हैं, 2 मिनट वो मुझे बताइए कौन कौन से टिक करवाए मैंने आपको टिक करवाया है मस्ट डू, आई थिंक 306। हाँ नहीं, पहले 6 पे आइए। अब आप 306 देख लीजिए, उसी का साइज कंपेयर कर लीजिए। क्या अभी तक ऐसा क्वेश्चन जिसमें 4-5 एडजस्टमेंट हो अभी तक भी पूछा गया है कि नहीं पूछा गया? इसमें अच्छे अच्छे एडजस्टमेंट है कि भाई लैंड बेचा, प्रॉफिट कमाया, कैपिटलिज्म में हुआ, बाकी की लैंड को रिवैल्यू कर दिया। इसमें एक प्लांट को बेचा, डिबेंचर इशू किया, फिर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, फिर प्री एक्विजिशन डिविडेंड, डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया, वॉलंटरी सेपरेशन कॉस्ट, इतना सारा एडजस्टमेंट्स, जबकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने देखा ही नहीं एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? 308। आप 308 पे आ जाइए। चलिए 308 में आखिरी के 2 पॉइंट्स ही देख लो बस, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिक करवाए थे। पहला पॉइंट मैंने आपको प्रीमियम वाला टिक करवाया था, ठीक है। दूसरा कंपनी इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट, इन्वेंट्री को कॉस्ट पे लेते हैं। अच्छे इतने अच्छा ऐसा नहीं है
कि मैं अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, ऐसे में लिखा है, ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई कहीं और से क्वेश्चन लाया हूं आपको बेवजह टाइम वेस्ट करवा रहा हूं। वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम, हम तो मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है, आईसीआई मॉड्यूल का है, इससे पहले 306 वो भी आईसीआई मॉड्यूल का है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो ये 7 मार्क्स में नहीं आ सकता ना, ये आएगा मिनिमम से मिनिमम 12 मार्क्स का, 10-12 मार्क की कैटेगरी में आएगा। अब इंस्टीट्यूट के पास जितना मुझे समझ में आ रहा है, पिछले ये जो 6 पेपर हमने डिस्कस किए, इंस्टीट्यूट के पास कोई स्कोप ही नहीं है कि कैश फ्लो को वो 12 मार्क्स में डाल सके। इंस्टीट्यूट के पास स्कोप है ही नहीं। रीजन, अमेलगमेशन ऑलरेडी 14 मार्क्स में डाल रहे हैं वो लोग, कंसोलिडेशन ऑलरेडी 14 मार्क्स में डाल रहे हैं वो लोग, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कोई एक 14 मार्क्स ऑलरेडी डाल रहे हैं। मतलब पेपर के अंदर वो लोग वैसे ही 3 क्वेश्चंस 14 मार्क्स के डाल रहे हैं। उसके बाद भी पेपर बहुत लेंदी हो ही जाता है। मतलब एडवांस अकाउंट्स का पेपर लेंदी होना एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल है कि पेपर अगर लेंदी आ जाए, बच्चे बोलते सर 3.5 घंटे में भी हमारा नहीं हो पाएगा, तो वो लेंदी होता ही है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस इशू। बच्चे जो प्रैक्टिस में थोड़े से स्लो होते हैं उनको लेंदी लगता है। अब इंस्टीट्यूट के पास चांस ही नहीं है कि वो कैश फ्लो को भी 12 मार्क्स में डाल के लेंदी करे इतना ज्यादा। हाँ, एक ही चांस बनता है कि ऐसा लेवल आ सकता है, कब? जब वो ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देवे 14 मार्क्स में, ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देवे 14 मार्क्स में, क्योंकि अमेलगमेशन और कंसल्टेशन तो उनको देना ही पड़ेगा। तो इंटरनल हटा के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हटा के वो कैश फ्लो देगा 12 मार्क का, 14 मार्क का, 14 का ही देगा, तो आएगा एक अच्छा लेवल कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो अभी तक तो नहीं आया। ऐसा भी नहीं कि इंस्टीट्यूट कर नहीं सकता, चांसेस, अब मैं तो बना नहीं रहा हूं पेपर, तो इंस्टीट्यूट तो कुछ भी हो सकता है, कर सकता है, अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो सकती हैं, बट उसके चांसेस कितने? 2%, 1%। आज के इस पूरे सेशन के अंदर मैं आपको सिर्फ एक चीज रियलाइज करवाना चाह रहा था, जो मैंने उस दिन भी कही, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट अ टफ चैप्टर, वेरी इजी, 7 मार्क्स। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर यही लेवल रहा तो 7 मार्क्स लाना पेपर में बहुत आसान है कि नहीं? आप मुझे बताओ, 7 मार्क्स लाना तो बहुत इजी है यार। बल्कि किसी पेपर में हमने अभी देखा कि 7 + 8 मार्क का एमसीक्यू भी आया था, 15 मार्क फ्री के, तो बहुत आसान है, इजी है। When it becomes tough, जब आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कुछ बच्चों को वो टफ लग रहा होगा। रीजन बता दूं, हाँ, यहां पर एक दिमाग चलाना पड़ता है कि भाई कौन सी चीज कहां पे जाके अपन ऐड करेंगे, फिर कब लेस करेंगे, वो दिमाग 14 मार्क्स के क्वेश्चन में चल रहा है। ऐसे छोटे छोटे मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई चैलेंजिंग चैप्टर नहीं है ये। देयर इज सम फीलिंग इन सम स्टूडेंट्स कि अरे यार सर, मेरे को कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसा लग रहा है कि बहुत उलझन हो रही है, मुझे तो इससे इजी अमेलगमेशन कंसोलिडेशन लगता था। हाँ, सही बोल रहे हो। वो इस वजह से कि हो सकता है कुछ बच्चों के थोड़े से बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग ना हो, या वो एक टाइम पर इतनी एक्टिविटीज के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं कि यहां से ऐड किया तो उधर जाके लेस किया, कभी हम ऐड करना भूल रहे हैं, कभी हम लेस करना भूल रहे हैं, कैश फ्लो ही चलता हो रहा है। इट इज कंप्लीटली नॉर्मल। बट आज के इस सेशन से ये 6-7 क्वेश्चन करवाने के बाद मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि यार इतना भी कोई बड़ा टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और चैलेंजिंग तो बिल्कुल नहीं है। मैं ये तुम्हारे दिमाग में डालना चाह रहा था। आई रियली डोंट नो कि ये तुम्हारे दिमाग में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। हाँ, तो तुम तो मान के चलो 90-95% चांस समझ के चलो कि यही लेवल रहने वाला है और लेवल बढ़ेगा। चलो मान लिया लेवल बढ़ेगा 5%, क्या बढ़ेगा? इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल में से ही देगा ना बेटा, और कहां से दे देगा? वो कहीं और से तो कुछ चीज ला नहीं सकता, क्योंकि उनके पास वैरायटी बची है। मान ले कि चलो यार इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में दे डाले, तो कुछ नया पूछ सकता है, तो अपने को लगेगा यार हाँ यार कुछ नया आएगा जो क्लास में हमने नहीं पढ़ा। पर कैश फ्लो चैप्टर में हमने क्लास में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, 306, 308, जो 309, 10 जो हमने अभी सीरीज की लास्ट क्लास में भी। अगर इंस्टीट्यूट ने पूछा तो वो 3 4 क्वेश्चन मैंने आपको टिक लगवाए, वो बेस्ट तरीके से एक बार वापस से सॉल्व कर लेना, तो आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए क्या मेरी बात? ठीक है, तो ये था अपना कैश फ्लो।